आदित्य ठाकरे ने क्या बोला, आपने पढ़ा आदित्य ठाकरे ने क्या बोला? आदित्य ठाकरे ने ये एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो 240 नहीं भाजपा की 40 सीट आती। 40 नंबर तो वो तो खैर नहीं जा रहा हूं मैं उस पर, वो तो उन्होंने तंज में कहा, लेकिन वो भी कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। देखिए और वो जो महाराष्ट्र वाला मामला हुआ ना, ओटीपी वाला उसको लेकर कोर्ट जारी है, तो अखबार ने भी खंडन छाप दिया कि गलत खबर छापी, लेकिन वो मामला कोर्ट जा रहा है, आपको बता दूं। हम जाने दीजिए, कोर्ट तो पहले भी 40 बार ईवीएम पे सुनवाई कर चुका और निर्णय दे चुका है। देखिए आदित्य ठाकरे ने बयान दिया, इसके पहले उद्धव ठाकरे ने भी इस बात का बयान दिया था। कांग्रेस 1 से 13 सीटों पर पहुंच जाती है महाराष्ट्र में, शरद पवार 8 सीटों पर पहुंच जाते हैं, उद्धव ठाकरे नए सिंबल नए नाम पर 9 सीटों पर पहुंच जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आके टिक जाती है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद भी इनको लगता है कि फ्री इलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पद भी मेरी, मैं अगर जीतूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सामने वाला जीत जाता है तो फेयर चुनाव नहीं हुआ है। इस बार तो जीते हैं महाराष्ट्र में वो, बिल्कुल देश में इनको लगता है। और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो पूरा विपक्ष सामूहिक रूप से लोकसभा से इस्तीफा दे दे, भारतीय जनता पार्टी को पासा सरकार चला दे, पूरा विपक्ष इस्तीफा दे दे और ये बोले कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होंगे, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, सरकार पे दबाव बनाए, चुनाव आयोग पे दबाव बनाए। मुझे लगता है कि इस्तीफा देंगे नहीं, हम उसी सिस्टम से चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लोकसभा में आएंगे, लोकसभा चलने नहीं देंगे और ये कहते रहेंगे कि फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हुए। मुझे लग रहा है ये गलत है। कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है, अखिलेश यादव को ऐसा लगता है, उद्धव ठाकरे को लगता है, तो ये लोग इस्तीफा दे और बोले कि जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, देश के लोकतंत्र के अंदर तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होते हैं। मुझे लगता है उसके बाद इनको समझ में आएगा कि देश में चुनाव मुझे एक्चुअली बता, मुझे राहुल गांधी ये कहें कि कुछ वो और वजह बताते कि हमारा कैंपेन और लोगों तक पहुंच जाता, अगर देश के लोगों का गुस्सा अगर हम लोग सही तरीके से उसको हम लोग उठा पाते तो ऐसा हो जाता, उनकी सीटें कम हो जाती। मैं मान लेता उस बात को कि चलो ठीक है, ये अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देश के चुनाव के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं और ये देश के लोगों की, जनता के मन में तो शक पैदा कर रहे हैं। दुनिया भर को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि रिग्ड इलेक्शन है, यही तो मतलब हुआ, फ्री एंड फेयर नहीं है मतलब रिग्ड है। देखिए, इस देश के इस चुनाव को मैं 2014 और 2019 के चुनाव से बहुत बड़ी जीत मानता हूं और मैं इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत मानता हूं। जैसे जैसे स्थितियां निकल के आ रही थी, पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। और जिस देश में जाकर के नरेंद्र मोदी अभी घूम करके आए हैं, वो पूरा पश्चिमी यूरोप के जितने कंट्री थे, बड़े बड़े ताकतवर देश, वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी दोबारा जीत करके आए। यदि जॉर्ज सोरेस का ये अभियान था कि हम इतने बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी को हमको हटाना है, और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही यहाँ से उनके एनजीओ जो फंड किए जा रहे थे वो सारे के सारे अपना बैग बांध करके बाहर चले गए, निकल गए यहाँ से। सर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये वैसे ही लगता है जैसे पुराने दौर में महंगाई क्यों है, विदेशी साजिश है। नहीं, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। देखिए, आप इसको इतना हल्के से मत लिया कीजिए, इस देश को कम से कम इतना हल्के से इस चीज़ को खारिज मत कीजिए। एक बहुत बड़े सिस्टम काम करता है। आपको यदि मैं कहूँ कि इस देश के विश्वविद्यालयों में और पत्रकारिता के संस्थानों में, मीडिया हाउसेज में केजीबी पैसे प्लांट करती थी, पैसे दिया करके पत्रकारों से काम करवा दी थी, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। लेकिन ऐसी सारी खबरें नहीं हैं, ये तथ्यगत चीज़ें आ चुकी हैं। कैसे पीएमओ तक केजीबी का हो, ये इन मित्रों की डायरी यदि आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको इसका पूरा 2 वॉल्यूम में है, आप पढ़िएगा, पूरे जिक्र है। और वो लोग हंसते थे कि भारत के मीडिया और पत्रकारों पर तंज कसते थे, कैसे ये बिके हुए दलाल की तरह काम कर रहे हैं, कैसे ये प्रोफेसर्स बिके हुए दलाल की तरह। उनके विजिट्स हुआ करते थे रसिया और चाइना के अंदर। तो ये बात, इस चीज़ को एक अलग दायरे में चला जाएगा। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं, भारत की क्या संस्थाओं ने इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की अपने तरीके से? मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वो बेहतर है कि उस पक्ष को छोड़ दीजिए। लेकिन जानबूझ करके एक इशू को खड़ा किया गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एंड जब चुनाव के अंदर जब प्रवेश कर रहा था। दूसरी बात, आरक्षण वाली बात, नहीं, आरक्षण से इतर, मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसका हिंट सिर्फ दे रहा हूं, मैं बाकी उस पर जिक्र नहीं करूंगा। दूसरी बात, क्या चुनाव वाकई फेयर था? जब आप फरेब करके जाते हैं और गारंटी कार्ड बना करके आप गांव-गांव तक चले जाते हैं और गारंटी कार्ड बंटवाते हैं और सिग्नेचर के साथ आप बंटवाते हैं,
क्या ये फरेब नहीं था जब आप कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा नहीं कहा था। ये इतना बड़ा टूल किट काम किया। आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है जब सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से ध्वस्त थी। आप कह रहे थे कि मीडिया उनके साथ नहीं था। पूरे मीडिया संस्था, एक मीडिया संस्थान को तो रोज मैं देखता था 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक गाली गलौजी करते हुए।